प्रिय विद्यार्थियों, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल अंतर्गत आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, भाषा विज्ञान के अंतर्गत आज हम भाषा की भाषिक संरचना और उसके विभिन्न स्तर का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात हम भाषा विज्ञान के प्रकारों को देखने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं भाषिक संरचना और उसके विभिन्न स्तर को प्रारंभ करूं, उससे पूर्व में आपको आगाह करना चाहता हूं कि जब हम वास्तविक कक्षा में आज के इन प्रकरणों का अध्यापन करवाते हैं तो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करते हैं। आज का यह प्रकरण सामान्य स्तर से थोड़ा सा ऊपर का है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप ध्यान से अगर सुनेंगे और समझेंगे तो ही आज का यह प्रकरण आपकी समझ में आएगा, अन्यथा आपको कुछ परेशानी भी महसूस हो सकती है। मैं प्रयास करूंगा कि यह प्रकरण बहुत ही सरल तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की बाधा या कठिनाई का अनुभव नहीं हो। तो आइए यह प्रकरण हम प्रारंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम भाषा के अभिलक्षण में यह जान चुके हैं कि भाषा यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक से तात्पर्य हम समझ ही चुके हैं। मैं पुनः स्मृति करवाता हूँ। यादृच्छिक अर्थात माना हुआ। हमने आपको एक उदाहरण भी बताया था कि जो क्षेत्र है वहाँ पर किसी वस्तु का जो माना हुआ काल्पनिक नाम है वही भाषा है। यादृच्छिकता के इसी गुण के कारण भारत में हम पानी कहते हैं तो अंग्रेजी में उसे वाटर कहते हैं, अरबी में उसे आब कहते हैं तो रूसी में उसे वाद कहते हैं। ये यादृच्छिकता है, अर्थात हमने मान लिया है। अब इसके पीछे आप तर्क करना चाहोगे तो कोई तर्क नहीं होगा, तर्क का विषय नहीं है। हमने माना है कि ये पानी है तो है, यह पुस्तक है तो है। अब उसके पीछे ये पुस्तक ही क्यों है, यदि आप ऐसा पूछना चाहोगे या ऐसा ही नाम क्यों रखा, तो उसके पीछे कोई तर्क नहीं है। ये भाषा यादृच्छिक है। प्रत्येक भाषा में ध्वनि और प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था होती है और ये संरचना प्रत्येक स्तर पर अलग अलग इकाइयों के तहत होती है। जैसे ध्वनि स्तर पर ध्वनि इकाई है तो वाक्य स्तर पर वाक्य इकाई है, रूप स्तर पर रूप इकाई है। एक सामान्य से उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगा। अब अपनी स्क्रीन पर देखिए कि रानी ने राजा को उपहार दिया। यहाँ रानी कर्ता है और राजा कर्म है। इसी के नीचे एक और उदाहरण है, राजा ने रानी को उपहार दिया। देखिए अब संरचना में परिवर्तन हो गया है। अब राजा कर्ता है और रानी कर्म है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य यह है कि
भाषा में इस प्रकार संरचनात्मक परिवर्तन होता रहता है। भाषा की ये जो संरचनात्मक परिवर्तन है उस आधार पे उसके स्तर तय होते हैं और इन स्तरों में विभिन्न विद्वानों के मतांतर हैं। हॉकेट के अनुसार जो स्तर हैं वह हैं व्याकरणिक स्तर, स्वनिमिक स्तर, रूप स्वनिमिक स्तर, आर्थी स्वनिमिक स्तर और स्वनिक। हॉकेट इनमें से प्रथम तीन अर्थात व्याकरणिक स्तर, स्वनिमिक स्तर और रूप स्वनिमिक स्तर को भाषा के केंद्र में मानते हैं। केंद्र का तात्पर्य ये है कि ये भाषा के मुख्य आधार हैं, इनके बिना भाषा संभव नहीं है। और अंतिम दो अर्थात आर्थी स्तर और स्वनिक स्तर ये बाहर या परिधि में मानते हैं। पहली में रूप तथा वाक्य आते हैं, दूसरी में स्वनिम, तीसरी में पहली और दूसरी से संबंध स्थापित होता है, चौथी का संबंध अर्थ से है। यहाँ वाक्य आदि आसपास के भाषिक एवं संबद्ध भाषेतर संदर्भों से जोड़ते हैं। पांचवी में स्वनों अर्थात ध्वनियों का उच्चारण, प्रसरण तथा श्रवण आता है। हॉकेट भाषा व्यवस्था में इन पांचों को उपव्यवस्था का नाम देते हैं, अर्थात हॉकेट ने ये 5 स्तर स्वीकार किए हैं। हम भाषा विज्ञान का जब अध्ययन अध्यापन करते हैं तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी को हमें अपने ज़हन में लाना होता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भी भाषा के स्तर तय करने का प्रयास किया है। उन्होंने प्रथम स्तर अर्थ को माना है। देखिए, हॉकेट ने अर्थ को बाहरी माना है, परिधि में माना है, लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अर्थ को केंद्र में माना है। उनका कहना है कि भाषा में यदि अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं है तो वह भाषा भाषा नहीं है। भाषा का मूलभूत काम है अर्थ की अभिव्यक्ति। वक्ता या लेखक का पूरा मंतव्य या अर्थ तो प्रोक्ति से व्यक्त होता है। यो प्रोक्ति के भीतर प्रत्येक वाक्य का, वाक्य के भीतर प्रत्येक रूप का, रूप के भीतर प्रत्येक शब्द एवं धातु का तथा कारक चिन्ह और प्रत्यय का अपना अर्थ होता है। हम जानते ही हैं, हम पूर्व में अध्ययन भी कर चुके हैं कि शब्द, धातु, कारक चिन्ह, प्रत्यय ये सभी रूपम कहलाते हैं, रूपीम कहलाते हैं, जो अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुत्तम इकाई होते हैं। सारांशतः कह सकते हैं कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अर्थ को प्रमुख महत्व दिया है। दूसरा स्तर है प्रोक्ति। प्रोक्ति की संकल्पना भाषा विज्ञान में अपेक्षाकृत नहीं है। यूं हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में महावाक्य की संकल्पना है, अर्थात एक से अधिक वाक्यों को जोड़ करके जब पूर्ण अर्थ प्रदान होता है तो उसे महावाक्य कहा जाता था। यही प्रोक्ति है। हालांकि हम ये अर्थ, प्रोक्ति, वाक्य, रूप, शब्द इन सभी का भिन्न भिन्न अध्ययन आने वाली श्रृंखलाओं में करेंगे। आज आपके समक्ष मैं सिर्फ परिचय प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसलिए प्रिय विद्यार्थियों आपको इस परिचय को समझने का प्रयास करना है। इसके गूढ़ अर्थों को हम आने वाली श्रृंखलाओं में अध्ययन करेंगे। तो प्रोक्ति से तात्पर्य है कि एकाधिक वाक्यों के उस समुच्चय को ही प्रोक्ति कहते हैं
जो एक सुव्यवस्थित इकाई के रूप में वक्ता या लेखक के मंतव्य की अभिव्यक्ति दे। कहने का तात्पर्य है कि पूरा वाक्य, पूरे वाक्य, जैसे आपके सामने एक गद्यांश है तो आप उस गद्यांश के एक वाक्य से अर्थ नहीं पता कर पाएंगे, आपको पूरा वाक्य पढ़ना पड़ेगा, पूरे वाक्य पढ़ने पड़ेंगे और उनका अर्थ करना पड़ेगा। यही प्रोक्ति विज्ञान है। अभी हम बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें आज सिर्फ परिचय प्राप्त करना है। आने वाली श्रृंखला में हम और अध्ययन करेंगे। तीसरा स्तर है वाक्य। वाक्य भाषा की चरम या सहज इकाई माना जाता है और वाक्य को हम समझ करके ही हम अर्थ प्राप्त करते हैं। यद्यपि प्रोक्ति विज्ञान भी है, लेकिन सामान्यतः वाक्य को ही हम भाषा में प्रमुख महत्व देते हैं। चौथा स्तर है रूप। वाक्य रूपों से बनता है या वाक्य को विश्लेषित करने पर रूप मिलते हैं। रूप को ही पद भी कहते हैं। रूप में शब्द तथा धातु रूप में अर्थ तत्व होते हैं तथा कारक चिन्ह और प्रत्यय रूप में संबंध तत्व। उदाहरण देखिए, राम ने रावण को मारा। वाक्य में राम ने रावण को तथा मारा तीन रूप हैं, जिनमें राम, रावण, मार अर्थ तत्व हैं और ने को आ संबंध तत्व है। अगला स्तर है शब्द। शब्द भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि भाषा में भाव या विचार की अभिव्यक्ति मूलतः शब्द से ही होती है। और अंतिम स्तर है ध्वनि। चूंकि ध्वनियाँ अलग से सार्थक तो नहीं होती, किंतु ये आपस में मिलकर सार्थक शब्द, रूप, वाक्य तथा प्रोक्ति का निर्माण करते हैं। ध्वनि स्तर में किसी भाषा की विभिन्न ध्वनियों, उनकी स्वनिम व्यवस्था, आरक्षिक संरचना, बलाघात, अनुतान आदि का अध्ययन होता है। तो इस प्रकार ये भाषा के विभिन्न स्तर हमारे सामने आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे भाषा विज्ञान के प्रकार। भाषा विज्ञान के प्रकारों की जब हम चर्चा करते हैं तो यह जानना आवश्यक है कि भाषा विज्ञान आखिर है क्या। तो बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन ही भाषा विज्ञान है। अब भाषा विज्ञान के प्रकारों की जब हम चर्चा करते हैं तो पहला प्रकार हमारे सामने आता है सामान्य भाषा विज्ञान। सामान्य भाषा विज्ञान में हम भाषा से संबंधित सामान्य प्रश्न हमारे मन में जो आते हैं उनकी चर्चा करते हैं। जैसे भाषा का जन्म कैसे हुआ होगा, भाषा अपने आरंभिक रूप में कैसे रही होगी, भाषा का विकास कैसे हुआ होगा, भाषा में क्या क्या परिवर्तन हुए होंगे, भाषा में परिवर्तन क्यों होते हैं। ये जो सामान्य प्रश्न हैं हमारे मन में जो आते हैं वही सामान्य भाषा विज्ञान कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ही हम भाषा की विशेषताएं और भाषा के अभिलक्षण का ज्ञान प्राप्त करते हैं। साथ ही मानव और मानवेतर भाषाओं में क्या अंतर है, एक भाषा से बोलियां कैसे बनी और उन एक भाषा से किस प्रकार अन्य भाषाएं बनी, किस प्रकार बोलियां भाषा का रूप प्राप्त करती हैं। जैसे एक ही भाषा संस्कृत से हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, असमी, उड़िया, नेपाली, सिंहली आदि भाषाएं और सैकड़ों बोलियां बन गई। तो ये सब कैसे हुआ होगा, ये सब हम सामान्य भाषा विज्ञान अंतर्गत जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर दूसरा है वर्णनात्मक भाषा विज्ञान।
आंग्ल भाषा में इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। भाषा विज्ञान के इस प्रकार में भाषा सामान्य का नहीं बल्कि किसी विशिष्ट भाषा का वर्णन करते हैं। इसके अंतर्गत हम तटस्थ भाव से वर्णन करते हैं, चाहे वह भाषा शुद्ध हो या अशुद्ध। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आदेशात्मक प्रेस्क्रिप्टिव और डिस्क्राइब में जो अंतर है वह हमारे सामने आता है। हम व्याकरण के अंतर्गत देखते हैं कि व्याकरण में भाषा के शुद्ध रूप को हम देखने का प्रयास करते हैं और एक क्षेत्र विशेष में कैसे भी भाषा बोली जाती हो लेकिन उसकी व्याकरणिक गलतियां निकालेंगे। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में ऐसा नहीं है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में तो सीधा कि सीधा तटस्थ भाव से वर्णन मात्र किया जाता है, चाहे वो शुद्ध हो या नहीं हो। एक उदाहरण आप समझिए इसको तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि जैसे हरियाणा तथा दिल्ली में और आसपास बहुत से लोग मुझे या मुझको जाना है के स्थान पर मैंने जाना है ऐसा बोलते हैं। अब यदि आप व्याकरण की दृष्टि से कहेंगे तो मैंने शब्द का प्रयोग गलत है और वह मैंने के स्थान पर मुझे या हमें कहेगा। लेकिन वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में यहाँ पर मैंने रूप भी स्वीकृत है और उसका ही अध्ययन किया जाएगा। फिर है एककालिक व बहुकालिक भाषा विज्ञान। एककालिक और बहुकालिक भाषा विज्ञान की ओर सबसे पहले आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक सस्यूर ने 20वीं सदी के प्रारंभिक 1.5 दशकों में ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने इन्हें एककालिक को सिंक्रोनिक और बहुकालिक को डायक्रॉनिक कहा। उसके पूर्व 19वीं सदी में भाषा विज्ञान के नाम पर मात्र ऐतिहासिक प्रकार पर बल था तथा उसमें तुलनात्मक भाषा विज्ञान की सहायता ली जाती थी। वस्तुतः एककालिक से आशय है भाषा विज्ञान का वह प्रकार जिसमें किसी भाषा का एक काल बिंदु पर अध्ययन करते हैं। ऐसे ही कई कालों के सुश्रृंखलित अध्ययन को बहुकालिक कहते हैं। एककालिक को समकालिक या संकालिक नाम से भी कुछ विद्वान महाशय पुकारते हैं। इसी प्रकार बहुकालिक को कालक्रमिक भी कहा जाता है। फिर है तुलनात्मक भाषा विज्ञान। 18वीं 19वीं सदी में इसका प्रारंभ माना जाता है। इसमें 2 भाषाओं की तुलना की जाती है और वह तुलना है ध्वनि, शब्द, व्याकरण इनके आधार पर की जाती है और इन तुलना में जो बातें समान न होकर असमान या विरोधी मिलती थी वे भाषा विज्ञान में विशेष उपयोग की नहीं मानी जाती थी। केवल उनके आधार पर यदि उनका प्रतिशत काफ़ी हो तो यह मान लिया जाता था कि संबद्ध भाषाएं एक स्रोत या परिवार की नहीं हैं। किंतु उसके पश्चात व्यतिरेकी भाषा विज्ञान आया। व्यतिरेक अर्थात विरोध या कॉन्ट्रास्ट। एक भाषा भाषी जब दूसरी भाषा सीखता है तो दोनों भाषाओं की समानताएं भाषा सीखने वाले के लिए समस्या या कठिनाई नहीं उत्पन्न करती, दोनों में अंतर ही कठिनाई उत्पन्न करते हैं। व्यतिरेकी विश्लेषण के आधार पर वे अंतर मालूम कर लिए जाते हैं और फिर उन पर बल देकर भाषा सिखाने में सुविधा होती है। ऐसे ही अनुवाद में भी 2 भाषाओं के अंतर ही कठिनाई उत्पन्न करते हैं, समानताएं नहीं। इस प्रकार भाषा शिक्षण और अनुवाद के लिए व्यतिरेकी भाषा विज्ञान बहुत उपयोगी है। और अंतिम भाग है
सैद्धांतिक भाषा विज्ञान, थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स, और अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान। सैद्धांतिक भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं कि भाषा की संरचना कैसे बनी है और भाषा प्रयोग का ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। इस सैद्धांतिक भाषा विज्ञान से प्राप्त संकल्पनाओं तथा तथ्यों का अन्य क्षेत्र जैसे भाषा सिखाने, कोश बनाने, अनुवाद करने, किसी रचना का शैलीय विश्लेषण करना तथा किसी व्यक्ति का उच्चारण दोष ठीक करना आदि में व्यावहारिक प्रयोग जो होता है उसे अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार यह भाषा विज्ञान के विभिन्न प्रकारों को हमने देखने का प्रयास किया। निष्कर्षतः प्रिय विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा अथवा भाषाओं का एककालिक, बहुकालिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी अथवा अनुप्रायोगिक अध्ययन, विश्लेषण तथा तद्विषयक सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। ये हमारे लिए भाषा विज्ञान के प्रमुख प्रकार ठहरते हैं। इन भाषा विज्ञान के प्रयोग के अतिरिक्त अन्य विषयों से भाषा विज्ञान के जुड़ने के कारण या अन्य विषयों का भी भाषा से सरोकार होने के कारण अन्य रूप कुछ विकसित हुए हैं, जैसे समाज भाषा विज्ञान, मनोभाषा विज्ञान, शैली विज्ञान, निजाति भाषा विज्ञान। इस प्रकार ये कुछ अलग अलग विविध रूप भी बने हैं। आज के लिए प्रिय विद्यार्थियों, मेरे मतानुसार यह आपके लिए पर्याप्त होगा। अब हम इस प्रकरण को यहीं पर इतिश्री करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आगामी कड़ियों में हम और अधिक भाषा विज्ञान विषयक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।